नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। चारों तरफ कोरोना संकट गहराया हुआ है और इस बीच ऑक्सीजन के संकट की भी खबरें हर जगह से आ रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक भरने के दौरान टैंकर लीक हो गया। इसे दुरुस्त करने के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोके जाने से अब तक 22 मरीजों की मौत हो चुकी है। वो मरीज जो ऑक्सीजन सप्लाई पर निर्भर थे। अस्पताल में हालात बहुत तकलीफदेह हैं। ऑक्सीजन की कमी से अचानक गंभीर हो गए मरीजों को डॉक्टर बचाने में लगे दिखे। इस अस्पताल में 130 बेड हैं और क्षमता से ज्यादा यानी कि 150 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। 30 मरीजों की हालत गंभीर है। अब खबर आ रही है कि ऑक्सीजन टैंक फिर से काम करने लगा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। डेथ टोल 22 है। तो वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ। मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है डॉक्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी। 22 का आंकड़ा बता रहे हैं, क्या वो सही है? हाँ बिल्कुल, 22 का आंकड़ा है। 11 पुरुष है, 11 स्त्री है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये भयावह घटना है, इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए हैं, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और नासिक के पुलिस कमिश्नर से बात की है हमारे सहयोगी किशोर बेलसरे ने। हमारे साथ है नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक जी पांडे जी। पांडे सर, क्या बताएंगे, क्या जांच चल रही है? नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में करीबन 22 लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। यहाँ पर जो है वो जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स थे उसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो गई, जिसकी वजह से लोग मर गए हैं। और इसमें ऐसा प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की टैंकर आई थी और उससे भरते समय लीकेज हो गया और उसके वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। अभी जांच में क्या जो मृतक के लोग बोल रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, तो आप क्या? अभी जितने भी लोग इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो परिजन हैं, लोगों के जो मर गए हैं उनके परिजन हैं, यहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन है, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ये काम दिया हुआ है, सारे लोगों का स्टेटमेंट लेने का काम शुरू है। वो सारे स्टेटमेंट के बाद से इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। नासिक के इस भयावह हादसे में इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर भी ये संकट फैला हुआ है और ख़ास करके राजधानी दिल्ली में भी यही हालत है। कई अस्पतालों में दिल्ली में ऑक्सीजन की इमरजेंसी है इस समय पर। तमाम बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पताल जैसे कि सर गंगाराम अस्पताल में 5 घंटे की सिर्फ ऑक्सीजन बची हुई है। ये अपने आप में गंगाराम अस्पताल सबसे जाना माना अस्पताल है दिल्ली का अपोलो अस्पताल जो है वहाँ पर सिर्फ 10 से 12 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची है। अपोलो में 350 से ज़्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं
और होली फैमिली अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है। होली फैमिली अस्पताल के मुताबिक कल दिन तक की ही ऑक्सीजन बची है। दिल्ली के सेंट स्टीवेंस अस्पताल को अब ऑक्सीजन भेजी जा रही है। वहां भी 3-4 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई थी। और इस संकट के बीच में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, किस तरह अस्पतालों की हालत मैनेज कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको एक डॉक्टर नरेश त्रेहान और दूसरे डॉक्टर गुलेरिया। All of our hospitals have established these facilities, quarantine facilities, in hotels or guest houses next to our hospital, where you will be monitored real time on a daily basis. If by perchance things deteriorate, we can always bring you into our hospital. That way the channel is clear that you do not seek a hospital admission if it is not necessary or out of panic. Let the doctor guide you where you belong according to all the questionnaire that you answered. So then if those are people who have drop in oxygen, the CT scan is showing high score, or we all feel that, look, and all the doctors have the protocols, that according to the protocol we feel that you have to be admitted, only then you should be brought into the hospital. So I would like to at this point say there are certain things in behavior pattern which we must do. So you've already been warned about wearing a mask and isolating yourself if you develop symptoms. Then if you are given medicines, you access them from your closest chemist, or there are facilities today for home delivery, where in the package we can deliver you the appropriate medicines, and if you don't have a pulse oximeter, that can be given to you, and all the directions of how to manage yourself, how much to exercise, how much nutrition you need. All this advice will help you to recover rapidly at home or in the quarantine center. So very few percent will require hospitalization, and as you realize, there is a responsibility that hospital beds are always not available, and there is a constraint. So we must utilize those hospital beds judiciously and with responsibility, and that responsibility rests on all of us, the citizens, the doctors, the hospital providers, and then of course intensive care unit for those very few people who may need to go to. But today you must feel comfortable with the fact that you will have a very high chance that you'll get cured. So don't panic and don't have so much anxiety that you get confused on the pathway that you have to follow. That is one part. The other part is that we are fortunately in India, where our pharmaceutical industry has come a long way in helping with this fight. They have ramped up their facilities. They have made connections from overseas companies to bring the medicines to India, manufacture them in India. So you take medicines like Faviflu, you take remdesivir, you take some of the other vitamins and all that you need, we prescribe. All those have been manufactured in India in enough quantity. Now you may have heard there was a shortage of remdesivir available. So I want to address the fact, when do you need remdesivir? We have now made a protocol that remdesivir is to be given not to everybody who will test positive, and that misconception I would like to take out of people's mind. Only the doctor will look at a set of test results and a set of symptoms which show that a person is experiencing a viral load which is giving them high fever. They are vulnerable population, like people who have liver disease, who have kidney disease, people who are on chemotherapy but from cancer, highly diabetics, obese people. People who have BMI greater than 35 are the ones who are most vulnerable, and people who are showing signs of cough, fever, which is not responsive to other medicines. So in the first few days of the illness, if the doctor feels appropriate, only then remdesivir is to be given, and not to be given to everybody. It is not a Ramban, and it is only effective in decreasing the viral load in the people who need it. Having said that, then we know that there will be other treatments like cortisone if you enter the phase of cytokine response. This is the response of the body
to fight the virus and the protein, and there are prescribed medicines for that, and that they are also based on certain tests which we will be prescribed by the doctor. So those blood tests will tell us if there is inflammation in the body, and the chest HRCT, that is the chest CT, will also tell us if there is enough inflammation that it justifies the use of steroids and other drugs. So majority, I mean the vast majority, will be treated and will recover rapidly over a period of time. So that's the way to go. So if all this is being done and your oxygen level is falling and not responding to oxygen, and the doctor feels that it's time to come into the hospital, they'll advise you to come into the hospital. और 1 मई से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी, और इसके अलावा राज्य सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से टीके खरीद सकेंगे। ये एक बड़ा ऐलान है, अब तक ऐसा नहीं होता था, यानी कि राज्य ये टीके नहीं खरीदते थे। इस बीच कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमतों का ऐलान किया है। राज्य सरकारों को हर डोज के लिए 400 रुपये देने होंगे, वहीं प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक डोज की कीमत 600 रुपये होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 157 रुपये 50 पैसे में कोविशील्ड की एक डोज खरीदती है, जो राज्य सरकारों को इसके लिए अब 400 रुपये देने होंगे, सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में 600। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद कितने लोगों को कोरोना हुआ है। First for Covaxin, where 1.1 crore total vaccination doses have been used, 93 lakhs have received the first dose, and 4,208 people got reinfection. That is only 0.04%, which is 4 per 10,000. Once they received the second dose, that is 17,37,000, then it was only 695 who were positive after the second dose, which is again 4 per 10,000. For Covishield, 11.6 crore doses have been given, and 10 crore received the first dose, and 17,000, that is only 2 per 10,000 got reinfection or got infected again or breakthrough infection, and 1.5 crore second dose has been given, and only 5,000. So this is a very, very, very small number, and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry. आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज वी've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now, COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter. You have to be masked. तो ये आप देख रहे हैं एक डॉक्टर जो खुद भावुक हो गई सबको बताते बताते कि किस तरह की सावधानियां रखनी और अपने घरों से ना निकलें। डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा ये हैं इस वक्त और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा। डॉक्टर तृप्ति, बहुत शुक्रिया, आपने इस महामारी के दौर में, इस हाहाकार के वक्त में आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आपका वीडियो जो है डॉक्टर तृप्ति, वो सबको भावुक कर देने वाला रहा। जब सबने देखा उसके बाद ये वीडियो एक के बाद एक वायरल होता चला गया। जब आप ये वीडियो बना रही थी, क्या आपके मन में आपको क्यों लगा कि इस तरह का वीडियो एक बनाया जाना चाहिए और लोगों को एक तरह से संदेश देना चाहिए? तो एक्चुअली जब मैंने ये वीडियो बनाया संडे को, मैं जस्ट कोविड वॉर से बाहर निकली, और ऑनेस्टली हम जब भी कोविड वॉर जाते हैं या रोज दिन में हमको कम से कम हर डॉक्टर को कॉल्स आ रहे हैं कि बेड अवेलेबल करवाओ, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ। तो ये वीडियो मैंने एक्चुअली मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप के लिए बनाया था। तो मैंने सिर्फ 4 या 5 जो हमारे क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स का ग्रुप है उस पर शेयर किया था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये जो सिचुएशन है इसमें हम कोई भी फंस सकता है इस समय, और कैसे तैसे मुझे लग रहा था कि फैमिली और फ्रेंड्स को तो समझाओ कि आप लोग सेफ रहे। ऑब्वियसली ये कोई ना कोई ग्रुप से वीडियो बाहर निकला और उस तरीके से वायरल हुआ।
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो एक्चुअली इतने लोगों तक पहुंचेगा, पर क्योंकि अब पहुंच चुका है, मैं सही में चाहती हूँ कि लोगों को समझे कि हम डॉक्टर्स इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो गए हैं और हम चाहते हैं हर एक की मदद करे। हम हर डॉक्टर अपने रोल में कुछ ना कुछ कोशिश कर ही रहा है टू मैक्सिमाइज द एफर्ट, बट एक लिमिट है उसका और वो लिमिट आ चुका है। तो क्योंकि हमें वो लिमिट क्रॉस नहीं करना है, हम चाहते हैं कि लोग प्लीज सेफ रहे, क्योंकि इस समय कोविड नहीं, कोई और चीज से बीमार होना भी बहुत गलत समय है। हॉस्पिटल्स ऐसे तरीके से फुल है। बिल्कुल। डॉक्टर तृप्ति, आप संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, किस तरह की परिस्थितियां आपने देखी? 2020 में भी आपने मरीजों को झेला, आपने मरीजों का इलाज किया, और 2021 में भी क्या बदलाव आपको इस बार लग रहा है? कितनी भयावह स्थिति आपको लग रही है? जब 2020 में हमारा पीक आकर गया, बॉम्बे में सिचुएशन काफी ऐसे ही थे, आईसीयूज फुल थे। सिर्फ उस समय जो अलग था, हमको उस समय कभी ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं आया। ओके, तो वो जो इस बार जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज आ गया, ऐसे लग रहा है कि इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। इससे बुरा क्या हो सकता है? जो एक दूसरा पॉजिटिव चेंज है 2021 में, वो है कि 2020 में कोविड के लिए बहुत डर था, बहुत स्टिग्मा था। लोग बाहर अपने डायग्नोसिस से बाहर आने की कोशिश नहीं करते थे, शायद घर पे रहते थे। अब वो जो स्टिग्मा और डर है वो डेफिनेटली कम है। लोगों को समझ रहा है कि कोविड किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और वो जो एक स्टिग्मा चला गया है उस वजह से यस, पेशेंट्स जल्दी हॉस्पिटल आने लगे हैं। पर हॉस्पिटल लोग जल्दी आ रहे हैं, पर अब हमारे पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो ये हम बहुत बुरे साइकिल में फंस गए। बिल्कुल। डॉक्टर तृप्ति, यहाँ पर हम लोग जो मीडिया वाले हैं, उनके पास भी बहुत फोन आते हैं मदद करने के लिए, और हम फोन पर ही लोगों को रोते हुए जब सुनते हैं, उनसे जब मदद मांगते हुए अपने आप को बहुत बेचैन पाते हैं, बहुत हेल्पलेस पाते हैं, जो जिस बात का जिक्र आपने भी अपने उस वीडियो में किया है। तो जब आप लोगों के पास इस तरह की स्थिति आप लोग सामने देखते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, वो डॉक्टर्स जो सामने इन चीजों को देख रहे हैं, उन मरीजों को सामने से देख रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? जब आप लोग आपस में बात करते हैं, तब आप लोगों के बीच में क्या बातचीत होती है? क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ कमी रह गई? 2020 में जो गलतियां थी, उनसे कुछ सबक लेना चाहिए था, स्थितियां और बेहतर होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो डेफिनेट है कि हमको जो 2020 में सबक लेना चाहिए था। इनफैक्ट 2020 में हमारे पास कोविड के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। ये एक्चुअली कैसे फैलता है, कितना फैलता है, बेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक क्या है, ये सब हमें इतना डिटेल में नहीं पता था। 2021 में हम बहुत ज्यादा आगे आ चुके थे इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टडीज थे, बाकी देशों का एग्जाम्पल था। जैसे अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, जापान, मलेशिया, उन्होंने ब्यूटीफुली कंट्रोल किया है कोविड, सिर्फ एक चीज से, मास्किंग। इतना क्लियर एविडेंस था, और फिर भी आई थिंक हम लोग एज एन एंटायर सोसाइटी और कंट्री इसमें बहुत मिजरेबली फेल हुए हैं, और ये उसी का नतीजा है जो हम सेकेंड वेव देखते हैं। ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको जब हम लोग रोते हुए देख रहे थे उस वीडियो में, तो काफी सारे लोग बात कर रहे थे। जब आप लोगों की आपस में बातचीत होती है, कई बार हुआ होगा, ये तो कल वीडियो की बात है, जब आप लोग अलग से बात करते होंगे कि ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे हैं, बेड्स भी नहीं है, आपके सामने मरीज की जान कई बार चली जाती है, और कुछ ऐसे भी होंगे डॉक्टर तृप्ति जो आपके अपने साथी भी शायद आप लोगों ने गंवाए होंगे, जो खुद डॉक्टर होंगे। क्या उस सब के बारे में जब आप लोग बातचीत करते हैं आपस में, तो किस तरह से उस बात को शेयर करते हैं? क्योंकि आप लोग भी एक बहुत बुरी मनस्थिति से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो ऑनेस्टली बताए तो एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस हम धीरे धीरे सीख चुके हैं कि जब पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, हमारा इमोशनल जो आउटबर्स्ट होता है हम वो बहुत साइड में रखते हैं। तो हमको समझ रहा होता है कि हेल्पलेस सिचुएशन है या हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, एक बड़ा टीम होता है एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या बचाने के लिए। तो ये डिस्कशंस काफी बार होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा जो इतने एक्सट्रीम जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, आई थिंक ये हमारे साथ शायद घर आकर होता है, जब हम बैठते और सोचते क्या चल रहा है दिन भर। हॉस्पिटल में यूजुअली हम इतने इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं होते, बट ऑब्वियसली वो जो हेल्पलेस फीलिंग है और जो डिस्कशन होता है कि नेक्स्ट चीज क्या करें, हमारा जो पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, उससे हम लोगों को हेल्प मैक्सिमाइज कैसे करें, उसमें छोटे मोटे स्ट्रैटेजीज हम हमेशा सोचते रहते हैं और कुछ इम्प्लीमेंट हो भी पाते हैं, बट इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस।
पर ये जो फिलहाल सिचुएशन है, आई थिंक ये हमने किसी ने कभी नहीं देखी। एंड हम सब डॉक्टर्स होप करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। कई डॉक्टर्स भी इस दौरान, इलाज के दौरान कोरोना की चपेट में भी आए और कुछ डॉक्टर्स ने देश में भी, मुंबई में भी अपनी जान खोई है। क्या आपने भी इस तरह से कोई अपना साथी खोया है या इस तरह की स्थिति में उसे देखा है? हाँ जी हाँ, आई थिंक हर डॉक्टर ने या तो किसी अपने हमारे दोस्त को या हमारे दोस्त के परिवार वालों को देखा है। इनफैक्ट हमारे काफी कुछ कलीग्स हैं या उनके फैमिलीज हैं जिन्होंने उनकी जान गंवाई है। इनफैक्ट ऐसे कभी कभी होता है कि डॉक्टर तो कोविड से निकल जाता है, पर वो जाकर जब घर पे किसी को इन्फेक्शन होता है, इनफैक्ट किसी के डैड की डेथ हुई है, तब एक्चुअली ऐसे लगता है कि मेरा मेडिकल प्रोफेशन ही मेरे फैमिली के लिए एक कर्स बन चुका है। वो इतना सैड फीलिंग होता है कि मैं एक तरफ पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और उस बारगेन में दूसरी तरफ हम हमारे घर वाले खो रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस, बट आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग द डॉक्टर्स, ऑल द फ्रंटलाइन वर्कर्स, यू नो, हम डॉक्टर्स, स्टाफ और जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है उनके बिना काम नहीं कर सकते। आई थिंक ये सिचुएशन में दे आर रियली कमिंग फॉरवर्ड विद एब्सोल्युटली सेल्फलेस सर्विस। बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति आप लोगों के सामने पेश आ रही, हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं और यही वजह रही कि हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं डॉक्टर तृप्ति, ताकि लोगों को पता लगे कि डॉक्टर्स क्या कुछ झेल रहे हैं, वो खुद किस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कहीं जहां पर वो एक तरफ इलाज करते हैं, दूसरी तरफ अपने परिवार वालों का इस संक्रमण में आने का डर रहता है, और दूसरी तरफ ये जो आसपास अपने माहौल देखते हैं, दिन भर 12, 13, 14, 15 घंटे उन्हें काम करना पड़ रहा है। अब कई बार आप लोगों को बहुत ज्यादा ओवर ड्यूटी करनी पड़ती है, खुद की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो क्या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इसी तरह के ब्रेकडाउन से इस वक्त गुजर रहे होंगे, और क्या आपस में आप लोग एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं, किस तरह की काउंसलिंग कर रहे होते हैं डॉक्टर तृप्ति? आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया, आई थिंक इमोशनल ब्रेकडाउन होता ही होगा। हमारे पास एक्चुअली समय ही नहीं है डिस्कस करने के लिए एक दूसरे के साथ। हम जब साथ में होते हैं, हम सिर्फ पेशेंट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा फुल है कि हमारे पास हमें कैसा फील हो रहा है, या हमें भूख लगी है, या नींद आ रही है, या घर वाले कैसे, वो हमें ना सोचने का वक्त है ना डिस्कस करने का वक्त। आपसे एक बार मैं फिर से ये जानना चाहूंगी, आप अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रही थी डॉक्टर तृप्ति, एक बार फिर से आप जिन प्रिकॉशंस के बारे में बात कर रही थी, अगर संक्षेप में बता सकें, क्योंकि आप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट भी हैं, किस तरह से मास्क के बारे में आप जानकारी दे रही थी, वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक जादू की छड़ी हमारे पास वो है तो वो है मास्क। अगर हर इंसान ये याद रखे कि जब भी वो घर से बाहर निकले, ये ना सोचो कि आप आपके दोस्त के साथ मिल रहे हो या अपने रिश्तेदार से मिल रहे हो तो मास्क नहीं पहने, क्योंकि हमने देखा है कि बीमारी का 80% संक्रमण अपने वालों के साथ होता है। जहां हमें लगता है कि संक्रमण नहीं हो सकता, वहीं संक्रमण होता है। तो आप जब भी अपने वालों से भी मिलो, मास्क ऊपर रखो। शर्म मास्क पहनने में नहीं, मास्क न पहनने में है। मास्क सिर्फ नाक तक नहीं, पूरा मास्क कवर रखो। अगर मास्क गले में होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, अगले जो ये 1.5-2 महीने का समय है, ये बहुत कठिन समय है। जितना जरूरी है उतना बाहर निकले। हम समझते हैं कि काम करना जरूरी है, बाजार जाना जरूरी है, पर जो जरूरी है वो करें। सोशलाइजेशन इस समय बिल्कुल भी जरूरी नहीं जी। और जो दूसरी हम बात बताना चाहते हैं कि कोविड के कारण लोगों में इतना ज्यादा पैनिक हो गया है कि जैसे ही कोविड डायग्नोसिस होता है, लोगों को लगता है कि बेड्स नहीं है, चलो जो बेड मिला वहां एडमिट हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो साइकिल ही बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि काफी बार स्टेबल पेशेंट्स बेड ऑक्यूपाई करते हैं, जो अनस्टेबल पेशेंट है उनके लिए बेड ढूंढने में हमको 2-3 दिन लग जाते हैं, और वो 2-3 दिन में वो पेशेंट हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो जब तक आपको बेड की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैनिक में आके बेड ऑक्यूपाई प्लीज मत। बिल्कुल। और मैं आपसे आखिरी में संक्षेप में एक बात और जानना चाहूंगी, जिस तरह की सुविधाएं आप लोगों को दी जा रही हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कवर को लेकर हो या वो किट्स को लेकर हो, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? अगर मैं सिर्फ फिलहाल आप जहां पर काम कर रही हैं मुंबई की ही बात मैं अगर करूं तो जो पीपीई किट्स है और जो सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो एब्सोल्यूट गुड फ्लो में है, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है जी। और वो एक डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है 2020 से। रही बात इंश्योरेंस कवर की, आई डोंट थिंक कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ इंश्योरेंस या फैमिली वालों को इंश्योरेंस ऑफर करता है, पर आई थिंक हम डॉक्टर्स उस सिचुएशन में फिलहाल है भी नहीं कि उस बारे में सोचें।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तृप्ति, आप हमसे जुड़ी और हम सब आपके जज्बे को और आप जैसे सभी डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम करते हैं जो फ्रंट लाइन पर आकर हमारे देशवासियों की और सबकी आप लोग इस वक्त देखभाल कर रहे हैं, एक तरह से उन लोगों की जान बचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर तृप्ति हमसे जुड़ी यहाँ पर। और यही बात यहाँ पर शायद हम सबको समझने की जरूरत है, जब डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल रहे हैं तो हम कम से कम उनका बोझ इस तरह से कम कर सकते हैं कि हम जिन लोगों को नहीं हुआ है वो कम से कम बाहर ना निकलें, और जब निकले तो ज्यादा से ज्यादा सावधानियों का इस्तेमाल करें, मास्क जो है वो जरूर लगा कर रखें, दूरी जो है वो बनाकर रखें। इसी तरह से हम इन डॉक्टर्स का बोझ कुछ हद तक तो कम कर ही सकते हैं। दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने आरोप लगाया है कि मंगलवार रात को उनका ऑक्सीजन टैंकर एम्स भेज दिया गया और इसे लेकर मैक्स अस्पताल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की है। मैक्स अस्पताल के मुताबिक टैंकर न मिलने से हमारे ऑक्सीजन टैंक खाली हो गए। इस घटना से हमारे मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ी और हालात गंभीर हो सकते थे। इसलिए हमारे अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। हमें रोजाना 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है।